नमस्कार और सुस्वागतम। हमारे भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक व्यक्तियों का अहम योगदान रहा है। मार्ग अलग अलग होंगे, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था, वो हमारी भारत माता को स्वतंत्रता दिलाना। उनमें से एक स्वातंत्र्य सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी जयंती 23 जनवरी पराक्रम दिन के रूप में देश में मनाई जाती है। हमारे महाविद्यालय का संशोधन केंद्र डॉक्टर N.K. उपासनी रिसर्च सेंटर IQSC और जिस अंतरराष्ट्रीय प्रकल्प में हमारा महाविद्यालय सहभागी है, वह प्रकल्प अरोरा प्रोजेक्ट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का प्रारंभ हम प्रार्थना और पुणे विद्यापीठ गीत से करेंगे। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर देवै सदा वन्दिता कामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषज्ञापा। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख वक्ता श्रीमान प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र जी हिरकल, महाविद्यालय की प्राचार्य सुश्री डॉक्टर वर्तक मैडम, सभी शिक्षकगण तथा विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मन समर्पित तन समर्पित आयु का कण कण समर्पित, गान अर्पित भान अर्पित,
रक्त का कण कण समर्पित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन इन दोनों पंक्तियों से स्पष्ट होता है। इनके जीवन, कार्य और विचार हमारे सामने रखने के लिए उपस्थित आज के प्रमुख वक्ता श्रीमान प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र हेरकल सर का मैं औपचारिक रूप से परिचय करवा देता हूं। आज के प्रमुख वक्ता प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र चंद्रकांत हेरकल। आपका शिक्षण एमए हिंदी, एमए मराठी, एमए समाजशास्त्र, अनुवादक, एमएड, एमफिल, सेट, डीएसएम, एमएसडब्ल्यू और पीएचडी तक हुआ है। आपको डीलिट की पदवी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रदान की गई है। आपने अभी तक 4 पुस्तकों का लेखन किया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके 49 संशोधन लेख प्रकाशित हुए हैं। आपको शिक्षण विषय और शिक्षण क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने पर 9 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनमें एशियन इनोवेटिव प्रिंसिपल ऑफ द ईयर 2020, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2019 न्यू दिल्ली, डीलिट ऑनररी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अमेरिका 2018, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड 2017, बेस्ट टीचर अवार्ड 2016, उपक्रमशील शिक्षक पुरस्कार 2016, शिक्षण रत्न पुरस्कार 2015, बेस्ट टीचर अवार्ड 2013 और ज्ञानश्री पुरस्कार 2012। आप विविध संस्था तथा समितियों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सदस्य के रूप में कार्यरत है। जैसे आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इनके मेंबर है, एनसीटी न्यू दिल्ली इनके विजिटिंग टीम के मेंबर है, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पुणे इनके सदस्य है, नागरी लिपि परिषद नवी दिल्ली इनके भी आप सदस्य हैं, और आप सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के पीएचडी और एमफिल के संशोधन मार्गदर्शक भी है। और हम सबके लिए यह गौरव की बात है कि डॉक्टर सुरेंद्र जी हमारे महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और आज भी महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान देते रहते हैं। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आपसे आवेदन करता हूं कि आपके विचार हमारे सामने रखें। ओवर टू यू डॉक्टर सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गंधे सर। आपने जिस तरह से मेरा पूरा परिचय यहाँ पे रखा है, बिल्कुल मैं लाभान्वित हुआ कि जिस तरह से आपने पूरा मेरा परिचय यहाँ पे रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी, थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है, इसके लिए मैं पहले ही आपकी क्षमा चाहता हूँ। आप सबको ही पता है कि जिस तरह से माहौल बाहर का है, उस वजह से सभी को थोड़ी ना थोड़ी तो बीमारी है ही। लेकिन आज का विषय ही यह है कि जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। एक बूस्टर डोज की तरह आज का विषय है। पराक्रम दिवस के इस शुभ अवसर पर आदर्श बहुव्यापी शिक्षण एवं अनुसंधान महाविद्यालय की ओर से यह समारोह आयोजित किया गया है। इस महाविद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर ललिता वर्तक मैम, मेरे सभी गुरुजन वर्ग, डॉक्टर विश्वासराव सर, डॉक्टर कांबळे सर, डॉक्टर जोशी सर, डॉक्टर अमले मैडम, डॉक्टर कस्तूरी मैडम, डॉक्टर बालेराव मैडम, डॉक्टर गंधे सर, डॉक्टर रॉय मैम, डॉक्टर वराडे मैम और अन्य सभी वर्ग, इसके साथ साथ अरोरा इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के सभी प्रिंसिपल्स, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विजय खरे सर जी, इन सबका मैं इस ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के इस पराक्रम दिवस में मैं फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस सर। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन 2 सुंदर पंक्तियों से गंधे सर ने इस कार्यक्रम की बहुत ही बढ़िया शुरुआत की, इसलिए फिर से मैं गंधे सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा के पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किस तरह से किया है, इसका आलोचना हमें यहाँ पे मिलती है।
मित्रों, मैं आपके सामने आज फिर से एक बार ही कहूंगा, मैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेके आया हूँ। आप सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस भारत की स्वतंत्रता वर्ष में कितना बड़ा योगदान है। पिछले 125 साल के बाद आज उनकी जयंती, कल आपको ही सबको पता है कि महामहिम पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने उनकी एक प्रतिमा का डिजिटल अनावरण भी किया है 125वीं जयंती के समारोह के अवसर पर। इस महान नेता का फिर से एक बार पुनर्विचार होना, इस महान नेता के बारे में जानकारी प्राप्त करना और इस महान नेता का हमारे देश के स्वतंत्रता में क्या कार्य है, इसको फिर एक बार देखना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और जिस तरह से आदर्श बहुव्यापी शिक्षण और संशोधन महाविद्यालय में ये उपक्रम आयोजित किया है आज के इस अवसर पर, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी खुशी किसी और बात की नहीं है कि मेरा कॉलेज जहाँ से मैं बीएड हुआ हूँ वहां पे ही ऐसा हो सकता है। और इस तरह से सुनहरा एक अवसर मुझे मिल रहा है, ये मेरी बहुत बड़ी खुशी है। इसलिए मैं फिर से एक बार सभी गुरुवर जी को धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस 125वें बर्थ एनिवर्सरी के इस समारोह में और आजादी के अमृत महोत्सव के इस समारोह में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी लेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समान कोई व्यक्तित्व दूसरा नहीं हुआ। एक महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं के समकक्ष बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने एक विश्लेषण व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भारत के स्वाधीनता समारोह के महायज्ञ के प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेताजी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी आज यहाँ पे दूंगा। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1869 में यहाँ पे हुआ। उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू परिवार में हुआ था। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि ये उनका फैमिली फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है। बीच में प्रभावती देवी जी है जो उनकी माँ है, और जानकी दास बोस जी है जो उनके पिता है। कुल उनकी 14 संतान इन दोनों की थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे, और सुभाष जी उनकी 9वीं संतान है। अगर आप देख रहे हैं तो इस दाएं ओर जो आपको एक सुंदर सा मुखड़ा दिखाई दे रहा है, एक जो छोटा सा लड़का है वो सुभाष जी है, और ये उनका ये पूरा के पूरा परिवार है। उनकी शिक्षा जो है, उन्होंने बीए ऑनर्स किया था, वो भी प्रथम श्रेणी में किया था, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में वो दूसरे स्थान पे थे। 1919 में उन्होंने बीए ऑनर्स ये पदवी हासिल की थी। आपको पता ही है कि उनके पिता जो है वो वकालत करते थे। उनकी ये इच्छा थी कि वो आईएएस बने और देश की सेवा करे, उच्च पद पे वो कार्य करे, ऐसी उनकी बहुत इच्छा थी। इसलिए पिताजी ने सुभाष जी को, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को, उन्होंने लंदन जाने के लिए कहा कि आप वहां जाइए, क्योंकि उस समय भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम आईएएस की पढ़ाई यहाँ पे कर सके। आज तो सभी जगह पे पुणे, मुंबई और दिल्ली में आईएएस की हम पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी सुविधा है, लेकिन उस समय वैसी सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी। तब इंग्लैंड ही एक ऐसा पर्याय था, विकल्प था कि वहां पे जाके हम आईएएस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो पिताजी की इच्छा के अनुसार वो इंग्लैंड तो चले गए। 15 सितंबर 1919 में वो इंग्लैंड चले गए और वहां पे उन्होंने आईएएस की पढ़ाई शुरू की। आईएएस की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में भी वहां पे एडमिशन लिया था, वो डिग्री लेने के लिए। और दोनों भी आईएएस की पढ़ाई और मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में भी वो पढ़ाई, दोनों भी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन आप सबको पता ही है कि जिनके मन में, जिनके हृदय में, जिनके दिले दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष जी के आदर्शों का कब्जा है, वो आईएएस बनकर अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएगा। यही बात उन्होंने अपने बड़े भाई को कहा। शरद चंद्र जी उनका नाम था। उनको पत्र लिखकर कहा कि भाई,
मैं तो यहाँ पे आईएएस की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे मन पे, मेरे दिल और दिमाग पे स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष जी का इतना बड़ा प्रभाव है कि मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। मुझे अपने देश की सेवा ही करनी है, मुझे अपने देश की स्वतंत्रता में ही जाना है। मैं बिल्कुल भी अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा। ये पत्र लिखकर उन्होंने अपने बड़े भाई को कहा, और वहां से उन्होंने मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में जो ऑनर्स की डिग्री है वो लेकर जून 1921 में फिर से वापस भारत लौट आए। और उन्होंने आईएएस पूरा नहीं किया, उन्होंने वो छोड़ दिया। हालांकि वो आईएएस के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो छोड़ दिया था। और यह चर्चा पूरे भारतवर्ष में भी हुई कि एक लड़का इंग्लैंड में जाते हुए भी, आईएएस की पढ़ाई करते हुए भी, सिर्फ भारत देश की स्वतंत्रता के लिए, भारत देश की गरिमा के लिए और अंग्रेजों की गुलामी ना करने के लिए ही वो छोड़कर वापस भारत आ रहा है। तो उनका बहुत बड़ा स्वागत यहाँ पे किया गया था। और मुंबई में 20 जुलाई 1921 में गांधी जी और सुभाष जी की एक पहली मुलाकात हुई, जिसमें सुभाष जी और गांधी जी ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। सुभाष जी चाहते थे कि किस तरह से मैं भारत की स्वतंत्रता में हिस्सा लूं, मैं अपना योगदान दूं, मुझे भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ कार्य करना है। तो गांधी जी ने उनको कहा था कि आप दास बाबू के साथ कोलकाता में जाकर वहां पे काम कीजिएगा। वह तब उस समय 1921 में दास बाबू कोलकाता पूरा प्रदेश देख रहे थे, और गांधी जी ने उनको कोलकाता में अपना अपना काम कीजिएगा, हमें खुशी होगी कि अगर आप कांग्रेस के साथ आएंगे। जैसे ही वो गांधी जी का आदेश सुभाष जी को मिला, तो वह कोलकाता के लिए रवाना हो गए और उन्होंने दास बाबू जी के साथ आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसी समय गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था, आपको सबको पता ही है, असहयोग आंदोलन था। उसका नेतृत्व बंगाल में दास बाबू कर रहे थे। उनके साथ साथ सुभाष बाबू भी जुड़ गए थे, और वह भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1922 में दास बाबू जी ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। वहां के पूरा पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने वो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, कांग्रेस के अंतर्गत ही रहकर। और उस समय कोलकाता के लिए जो भी चुनाव हुए थे, उस चुनाव में दास बाबू जी को महापौर बना दिया गया, मेयर बना दिया गया, और सुभाष जी को उस महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया, जहां से सच्ची देश की सेवा की शुरुआत यहाँ से हुई थी सुभाष जी की। और वह सबसे पहला पद उन्होंने अगर कौन सा लिया था, तो वह प्रमुख कार्यकारी अधिकारी का, और कोलकाता के महानगर पालिका में वो कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने विचारों के द्वारा इतना बड़ा कोलकाता में परिवर्तन किया। आपने देखा होगा कि अगर कोलकाता देखा है तो आपको पता होगा कि इतना सुंदर कोलकाता है कि सबको देखने के लिए एक, अगर पश्चिम बंगाल का कोई शहर है तो वो कोलकाता है, जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव सुभाष बाबू जी ने रखी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने रखी थी। कोलकाता में तब उस समय सभी जो भी रास्ते थे, उन रास्तों को अंग्रेजों के नाम थे वो उन्होंने बदल दिए, और जो सभी रास्तों को भारतीय नाम देने की शुरुआत की। एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का एक बहुत बड़ा आदर्श उन्होंने वहां पे रख दिया था, और वहां से उन्होंने कांग्रेस के साथ कार्य करने की शुरुआत की। आगे चलते हुए आपको सबको पता है कि साइमन कमीशन भारत आया था, और कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर कहा था कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो कोलकाता में इस साइमन कमीशन के आंदोलन का नेतृत्व सुभाष जी के पास था। सुभाष जी की प्रतिमा इतनी बड़ी हो रही थी, सुभाष जी सब आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, बहुत बड़ी प्रतिमा भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में सुभाष जी की बन रही थी। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में वो कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष जी ने खाकी गणवेश पहनकर मोदी जी को सैन्य के साथ सलामी दी, और तब पहली चिंगारी खड़ी हुई थी सुभाष जी के कि खाकी गणवेश पहनकर उन्होंने पहली बार मोतीलाल नेहरू जी को
उन्होंने सलामी दी थी अपने सैन्य दल के साथ 1928 में, और उन्होंने अपना इरादा वहां पे छोड़ दिया था कि हम एक नेतृत्व आगे ला रहे हैं। 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, तब जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। आज लाहौर पाकिस्तान में, लाहौर में वो अधिवेशन हुआ था, और वहां पे तय कर किया था कि 26 जनवरी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, आगे का मतलब 1931 का। और उसी समय 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराने का काम सुभाष जी ने एक विशाल मोर्चा का नेतृत्व करते हुए किया, और 26 जनवरी 1931 में भारत का पहला राष्ट्रध्वज सुभाष जी ने फहराया था, वो भी कलकत्ता में। अब सबको पता है, थोड़ा सा कलकत्ता अगर आप पूरा देश आपके सामने रखेंगे तो ये समझने में बहुत आसानी होगी कि कलकत्ता और मुंबई एक दो ऐसे शहर थे कि जहां से पूरी दुनिया को जोड़ा जाता था। बाहर के देश के अंग्रेज जो भी आते थे, भारत के अंदर आते थे, तो एक तो मुंबई के रास्ते से आते थे, नहीं तो कलकत्ता के रास्ते से आते थे। इसलिए मुंबई और कोलकाता ये दो जो शहर है वो इतने महत्वपूर्ण थे भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में कि हमें उन दोनों शहरों के सामने रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं तो आपको कहूंगा कि पूरा विश्व ही आप सामने रखिएगा। जब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन अगर आप देख रहे हैं तो आपको पूरा विश्व की प्रतिकृति ही आपके सामने रखनी होगी कि किस तरह से इस महान इंसान ने किस तरह से कार्य किया, किस तरह से सोची, और किस तरह से दिमाग का उपयोग करते हुए पूरे विश्व के साथ एक साथ जोड़कर हमारे इस आजादी का महोत्सव उन्होंने तैयार किया था। और उसी समय पहली बार जब 26 जनवरी 1931 में कोलकाता में उन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया, बिल्कुल स्पष्ट है कि अंग्रेजों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने लाठीचार्ज किया और सबको, सुभाष जी को जेल में बंद कर दिया। जब सुभाष जी जेल में बंद हो गए थे, तब तारीख देखिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि 26 जनवरी 1931 में की ये समय है। और तभी जब सुभाष जी को जेल में डाला गया था, तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के साथ समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करने की मांग की, और उन्होंने वो मांग मान भी ली। लेकिन अगर आपको याद होगा, अगर कोई बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि 1931 का समय मतलब कौन सा दिन था, वो वहां पे क्या हो रहा था, पूरे भारत में क्या हो रहा था, और कौन से ऐसे महान 3 व्यक्ति थे जिनका भी रिहा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। 1931 में कौन से 3 महान ऐसे क्रांतिकारक थे, उनको भी रिहा करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और पूरा देश मांग कर रहा था कि इन तीनों को भी रिहा किया जाए। वो कौन थे? मेरी आवाज तो आप तक आ रही है ना? सब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। एक्सेलेंट, वेरी गुड। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारतीय स्वतंत्रता के महान क्रांतिकारक। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बिल्कुल भी छोड़ने से इनकार कर दिया, और तभी पहली शुरुआत हो गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचारों में भेद आ गया। उनका मन तो एक था, लेकिन विचार थोड़े से अलग अलग थे, और उसी की परिणति यह हुई कि 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई, और भगत सिंह को न बचाते हुए सुभाष जी ने और गांधी और कांग्रेस के बीच बहुत ही नाराजगी उत्पन्न हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि आप, गांधी जी ने आगे आकर इन तीनों के भी फांसी रोकने के लिए अंग्रेज सरकार के साथ सहमति हो, लेकिन वो हुआ नहीं, और इन तीनों को फांसी हो गई। वो सारा इतिहास वो सब आप सब लोगों को पता ही है, मैं उस ओर नहीं जाता हूँ। पूरे जीवन में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पूरे जीवन में 11 बार कारावास हुआ था उनको। मैं तो आपको बताऊंगा कि कुछ भी हुए ना, भारत देश में अगर कुछ भी होता था उस समय, तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी को उठाया जाता था, वो जेल में डाला जाता, कुछ भी हो। लेकिन सबसे पहले अगर कोई पकड़ा जाता था तो सुभाष चंद्र बोस पकड़े जाते थे, क्योंकि वो इतने जहाल विचार के थे, और हर समय अंग्रेजों को धोखा रहता था कि ये कुछ कर ना दे,
इससे हमेशा सबसे पहला प्रश्न अगर किसी के ऊपर उपस्थित होता था तो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर उपस्थित होता था। और वो 11 बार कारावास वो गए थे। 5 नवंबर 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास जी का कलकत्ता में चले गए, जिनके नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रभाव सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर था। कि देशबंधु चित्तरंजन दास बोस बहुत ही अच्छे विचारवंत थे। देशबंधु के नाम से पूरे देश में जाने जाते थे चित्तरंजन दास, और उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, जिनके नेतृत्व में कोलकाता में सुभाष चंद्र जी अपना कार्य कर रहे थे, अपना कार्य बड़ा कर रहे थे। लेकिन 1925 में वो वहां पे चले गए थे। फिर 1930 में सुभाष जी जब कारावास में थे, तभी कोलकाता के मेयर बने थे। पहले तो चित्तरंजन दास जी थे, लेकिन फिर बाद में वो खुद सुभाष चंद्र बोस जी मेयर बने थे। 1932 में फिर से एक बार सुभाष चंद्र बोस जी को कारावास हुआ था। मैं आपको बताऊं कि कुछ भी हो, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। कि इस बार उन्हें अल्मेडा जेल में रखा गया था। अल्मोड़ा जेल में इतनी उनकी तबीयत खराब हुई गई थी कि चिकित्सा की सलाह देते हुए सुभाष जी को इलाज के लिए यूरोप जाने के लिए कहा गया था। उसके पहले भी उनको ऐसे ही हुआ था, तभी भी उनको कहा गया था कि आप यूरोप जाइए और कुछ चिकित्सा अपनी करवा लीजिएगा, कुछ टेस्ट अपने करवा लीजिएगा। अच्छी मेडिसिन उस समय भारत में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यूरोप जाने की सलाह बहुत बार दी जाती थी। वैसे ही सलाह यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी को भी दी गई थी। और 1932 में 2 बार उन्होंने ना कहने के बाद फिर अब आखिरी 1932 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ यूरोप। और 1933 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप चले गए और 1933 से 1936 तक वो यूरोप में रहे। 3-4 साल तक वो यूरोप में रहे। यूरोप में वो शांत थोड़ी बैठते कि अपनी आरोग्य की चिकित्सा तो वो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वहां के इटली के नेता मुसोलिनी से वो मिले, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता लेने का वचन उन्होंने दिया था। आयरलैंड के एक बहुत बड़े नेता है वलेरा, उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हुए थे। उसी समय उनको एक पुस्तिका लिखनी थी, और पुस्तिका लिखने के लिए उनके पास टाइपराइटर नहीं था। इंग्लिश में वो पुस्तक लिख रहे थे, तो उन्हें किसी टाइपराइटर और लिखनी की जरूरत थी। तभी उनके एक मित्र ने, एमिल शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रेलियन महिला थी, उसकी मुलाकात सुभाष जी से वो करवा दी, जो उनको पुस्तक लेखन में मदद कर रही थी। दोनों पुस्तक लेखन का कार्य कर रहे थे और स्वाभाविक है उन दोनों में प्रेम हो गया। और प्रेम की परिणति 1942 में हिंदू पद्धति से उन्होंने विवाह उनसे कर लिया। जो आप फोटो देख रहे हैं वहां पे, वो सुभाष जी है और उनकी जो पत्नी है एमिली, वो वहां पे आपको नजर आ रही है। मैं उनका जीवन यहाँ पे ही मैं पूरा आपको बता देता हूँ कि एमिली को एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम अनीता था। और 1945 में आप सबको पता ही है कि ताइवान की जो कथाकथित विमान दुर्घटना जहाँ पे सुभाष जी की मौत हुई थी, और तब अनीता जो है, जो उनकी लड़की है, आप जो नीचे का फोटो देख रहे हैं वो अनीता का अभी का फोटो है फिलहाल का। तो जो अनीता है वो 3 साल 3 की थी, और उसका नाम जो था वो अनीता बोस्काफ ये रखा था। और अपने पिताजी का जो भी परिवार है उसके उनको मिलने के लिए कोलकाता में अनीता जी आती रहती है। अनीता जी अब एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, और उन्होंने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड जर्मनी इस नाम की किताब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लिखी। और 6 फरवरी 2023 को जो हमारे तब के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनके पास आकर उन्होंने एक पुस्तिका उनको भेंट कर दी थी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड जर्मनी का जो उनका पूरा के पूरा वहां का कार्य है उस बारे में उन्होंने विचार रखे हैं, और उसकी जीवनी उन्होंने वहां पे रखी है। आज भी उनका कार्य कर रहा है। अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। ये थोड़ा 5-6 साल पुरानी ये फोटो आपको नजर आ रही है। नीचे की जो फोटो है वो अनीता बोस का की है वो, और वो उनकी लड़की है। ये उनका इतना ही जिसको हम फैमिली बैकग्राउंड कहेंगे वो इतना ही है, उतना ही सीमित है।
फिर हम वापस आ जाते हैं कांग्रेस के ऊपर और उनके स्वतंत्रता संग्राम के जीवन के ऊपर। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1938 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, तो उसके अध्यक्ष के रूप में 1938 में सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया था और 51 बैलों के द्वारा खींचकर एक रथ बनाया गया था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को बिठाया गया था और वो अध्यक्ष समारोह के समय आए थे। आप वो फोटो देख रहे होंगे, तो उसमें और एक बहुत महान हस्ती है जो उनके साथ बैठी है। वो कौन बता पाएगा कि वो फोटो किसकी है? एक महात्मा गांधी जी। नहीं, वो तो है ही, वो दोनों भी है, और एक महान हस्ती है वहां पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने ये पूरा देश एक किया, जिनके विचारों के द्वारा ही भारत एक महाराष्ट्र बन गया, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया, भारत जुड़ा रहा। ये वही इंसान है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और जिनको हम सलाम करते हैं। वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये 1948 की फोटो है जब वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और वहां के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। उसी समय 1948, मतलब मैंने आपको कहा है कि पूरा विश्व आप सामने रखिएगा, दूसरे विश्व का माहौल सभी जगह पे था, दूसरा विश्व चल रहा था और सुभाष जी चाहते थे कि इंग्लैंड अब कठिनाई में आ गया है तो हम भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता का संग्राम तीव्र करें, जिसके लिए गांधी जी तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर दूसरा विश्व युद्ध शुरू है और इंग्लैंड उस विश्व युद्ध में है तो हमें इंग्लैंड की सहायता करनी चाहिए, ना ही उनकी समस्या को जानकर हम अपने स्वयं के लिए हम स्वतंत्र भारत की मांग करें। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के विचार अलग थे और महात्मा गांधी जी के विचार अलग थे। और फिर उसके बाद 29 अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का इस्तीफा कर दिया था। हालांकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी घटना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप जाननी चाहिए कि यहाँ पे जब 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाने वाला था तो पहली बार चुनाव हुआ था और चुनाव के लिए गांधी जी तो स्वयं खड़े नहीं हुए थे, उन्होंने दूसरे एक व्यक्ति को खड़ा किया था और उसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए थे। और गांधी जी ने कहा था कि ये जो दूसरा व्यक्ति है, गुरुनाथ ऐसा नाम था शायद उनका, गुरुदत्त या गुरुनाथ था उनका नाम, तो वह वहां पे खड़े हुए थे। गांधी जी ने कहा था कि इनको आप सब मत दीजिएगा और उनको अध्यक्ष बनाइएगा। लेकिन वो उस समय गुरुनाथ और सुभाष चंद्र बोस जी में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए वहां पे चुनाव हुआ और विशेष बात यह थी कि उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी जीत कर आए थे। चुनाव में सबसे ज्यादा मत सुभाष चंद्र बोस जी को मिले थे और एक प्रकार से गांधी जी हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। लेकिन मैं आपको फिर से एक कहता हूँ कि वो दोनों मन से एक थे, विचार से अलग थे लेकिन मन से वो एक थे। इसलिए गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हुए, उनके मन का सम्मान करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने चुनाव जीते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का इस्तीफा 29 अप्रैल 1939 में दिया और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। इस तारीख से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आर्मी, वन मैन आर्मी के रूप में यहाँ पे सामने आ रहे थे। और 3 मई 1939 में सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी स्थापन की। दूसरे विश्व युद्ध की शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी। आवाज आ रही है आदर्श कॉम्प्रिहेन्सिव गंदे सर, एकेकाने हात वर करून मला उत्तर द्यायचे आहे बरं का। पहिलं पुस्तक आहे माईक बंद करा, माईक कोणाचं चालू आहे, माईक बंद करा। 4, 5, 6 हॅलो, माईक बंद करा। गंदे सर मला वाटतं तुमचा माईक चालू आहे। तुम्हाला सांग पूजा, कोणाचं माईक चालू आहे? Gandhi sir's mic is on. I'll just call him up. Okay. Sorry. No problem. हेलो Yes. तो 3 सितंबर
1939 में सारखी मद्रास में तू सांग शिवाजी सारखी को वेगळा ब्रिटेन और जर्मन के युद्ध करने की पुस्तकाची सूचना लेखक मिल कोण गई आहे? थी। दूसरा विश्व अभी विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, उनको समझ में आ रहा था, और यही समय है कि जब हम ब्रिटिश को, इंग्लैंड को हम कह सकते हैं कि हमें आप स्वतंत्र कर दीजिएगा, हम आपके साथ नहीं है। लेकिन फॉरवर्ड ब्लैक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध उन्होंने शुरू कर दिया, और जो आजाद हिंद सेना, जिसको हम आगे जाके उनको नाम मिला, उसने यह कार्य शुरू कर दिया था। 1940 की जुलाई में कोलकाता में स्थित हलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, जो सुभाष जी के यूथ ब्रिगेड के ने रातों रात वो स्तंभ वहां से मिटा दिया, वहां पे उसका नामो निशान उन्होंने मिटा दिया था। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष जी को फॉरवर्ड ब्लैक के साथ सारे नेताओं को उन्होंने कैद कर लिया। कुछ भी हो तो सुभाष जी को कैद होती थी, लेकिन उन्होंने वहां पे अमर उपोषण वहां पे शुरू कर दिया, और उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि सरकार ने उनको रिहा कर दिया। लेकिन रिहा करने के बावजूद भी उनको पता था कि अगर भारतवर्ष में कोई एक व्यक्ति है जो हमारी सरकार गिरा सकता है, जो हमें यहाँ से खदेड़ सकता है, तो वह है सुभाष चंद्र बोस जी। इसलिए उस समय अंग्रेज सरकार हमेशा उनके ऊपर नजर रखती थी, और उनको घर में नजरअंदाज करके, उनको जेल से रिहा करने के बाद भी घर में नजर कैद, जिसको नजरबंद कहते हैं हम, वहां पे उनको रखा था। ये देखिए, ये जो घर है वहां पे नेताजी का फोटो भी वहां पे नजर आ रहा है आपको, और वहां पे उनको नजर कैद, नजरबंद वहां पे उनको रखा गया था। और उसी समय अब वो तो सुभाष जी है, वो तो थोड़ी ही अंग्रेज उनके हाथों में आने वाले हैं। और 26 जनवरी 1941 में पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियादी के वेश में वो वहां से घर से निकल गए। उनके एक पोता था, उन्होंने जिसकी मदद उनको की थी, जो नीचे एक गाड़ी का फोटो है, उस गाड़ी में वो दोनों भाग गए। उसके डिक्की में सुभाष जी बैठे थे उस वेश परिधान करके, और वहां से वो कोलकाता से निकले और पेशावर, मतलब आज पाकिस्तान में पेशावर है, पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक वो गए। और काबुल में सुभाष जी 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी है, उसके घर में सुभाष चंद्र बोस जी रहे। और जर्मन और इटली के दूतावास ने उनकी सहायता की, और काबुल से निकलकर फिर रूस की राजधानी मॉस्को में और जर्मन की राजधानी बर्लिन में वो जाके पहुंचे। और जर्मनी में उनने बहुत कार्य किया था। एक जर्मनी का एक बहुत बड़ा प्रसंग है, वो मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगा कि हिटलर से जो मुलाकात उनकी हुई थी, वो मुलाकात बहुत ही बड़ी और सुंदर मुलाकात थी। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत बार कोशिश की कि हिटलर से मिल पाए। एक आख्यायिका है, वो मैं आपको बताऊंगा कि लेकिन वो तो हिटलर थे, वो तो थोड़ी ऐसे जाके इन्हें जल्द ही में सुभाष जी से मिल पाते, वो बिल्कुल भी नहीं कोशिश। उन्होंने बहुत कोशिश की हिटलर से मिलने की, बहुत कोशिश की, और अंत में उन्हें वो कामयाबी मिली। और एक दिन हिटलर ने समय दिया कि आप आइए, मैं आपसे मिलता हूँ। जब वो सुभाष चंद्र बोस जी के हिटलर के पास गए मिलने के लिए, तो उनके ड्राइंग रूम में वो बैठे थे सुभाष जी, और दूसरे कमरे से हिटलर आए वहां से, और आके उन्होंने सुभाष जी के सामने हाथ करके कहा कि मैं हिटलर हूँ, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो सुभाष जी ने कहा कि नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है, देखिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ही हिटलर हूँ, आप बोलिए आपको मैं क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है, फिर वापस उसी कमरे से दूसरा व्यक्ति आता है, हिटलर का ही बेस उसने किया हुआ था। वो फिर वापस आके कहता है कि बोलिए मैं हिटलर, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। फिर सुभाष जी बोले कि नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं मिलना, मुझे हिटलर से बात करनी है। दूसरा व्यक्ति भी वापस चला जाता है, तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी वही कहता है कि नमस्कार, मैं हिटलर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर सुभाष जी वही कहे कि मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं मिलना है। तो वो तीसरा व्यक्ति भी वापस जाता है। तब जो सच्चा हिटलर था, आपको पता है कि हिटलर के 6-7 ऐसे रूप थे, उन्होंने बना के रखे थे व्यक्तियों के।
कि जो उनके समान ही दिखने के लिए थे और वो उनको ही बेचते थे, क्योंकि हिटलर को मतलब मारे जाने की बहुत ज्यादा वहां पे उस समय वो शंका थी, इसलिए वो उनके जो भी बहरूपे है वो बेचते थे। अंत में हिटलर खुद बाहर आ गए और थोड़ी दूरी बना के सुभाष जी के सामने खड़े होकर कहा, हाँ बोलो क्या चाहिए आपको, क्यों आए हो आप मिलने। तो सुभाष जी ने खड़े होकर नमस्कार वंदन करके कहा कि यस हिटलर जी, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और आप भारतीय स्वतंत्रता के लिए मुझे मदद कीजिएगा। हिटलर जी अचंभे हो गया कि क्या आदमी है ये, इससे कैसे पहचान लिया कि मैं ही हिटलर हूँ। उस समय सुभाष जी ने कहा कि मेरा जैसा, मैं जिस देश से आया हूँ वो भारत देश, जो अंग्रेजों के गुलामी कर रहा है, और आप एक महान बड़े राज्य के राष्ट्राध्यक्ष है, आप थोड़ी ही मुझे आकर मिलेंगे कि हाँ मैं हिटलर हूँ, आपकी मदद कैसे कर, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा आप बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं। आप मेरे ऊपर भड़केंगे ही, ये मुझे पता ही है। और इतने बड़े राज्य का राष्ट्राध्यक्ष वो मुझे कहेगा कि मैं आपकी क्या मदद करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं पहचान गया कि पहले जो 3 थे वो आप हिटलर नहीं थे और आप ही हिटलर है। जिस तरह से आप गुस्सा कर रहे हैं इससे मैं पहचान गया। और इससे हिटलर इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था कि फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी की और हिटलर की बहुत सारी मुलाकातें हुई और जर्मन ने 4000 व्यक्तियों को आजाद हिंद सेना में स्थापन करने के लिए उन्होंने भेज दिया गया था और आजाद हिंद रेडियो की भी स्थापना जर्मन में ही हुई थी। इस दौरान सुभाष जी को नेताजी ये नाम सच्ची मात्रा में वहां पे मिला था और सुभाष चंद्र बोस जी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जर्मन ही उभर के आए थे। और ये सारे प्रसंग जो उनकी अनिता नाम की लड़की है उन्होंने वो उस सुभाष चंद्र बोस एंड जर्मनी इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारे प्रसंग लिखे हुए हैं। 29 मई 1942 के दिन सुभाष चंद्र जी बोस और जर्मनी के सर्वोच्च नेता एल्बर्ट हिटलर मिले। उस समय 29 में जो अभी आपको जो घटना बता रहा था वो 29 मई 1942 की वो घटना थी और भारत के विषय पर उनको ज्यादा रुचि नहीं थी उस समय, लेकिन फिर बाद में जर्मनी से बहुत अच्छे संबंध होने के कारण हिटलर ने हमारी सहायता की थी। और फिर 8 मार्च 1943 में जर्मनी से जापान पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र जी बोस गए, क्योंकि जर्मनी ने ही, हिटलर ने ही जापान जाने की सूचना सुभाष चंद्र बोस को दी और जापान को भी सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करने के लिए उन्होंने कहा आप अगर पूरे विश्व का अगर आपके सामने मैप चल रहा है तो वो ज्यादा आसानी होगी आपको समझने के लिए। और वापस फिर पूर्व एशिया में जापान में सुभाष चंद्र बोस जी आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आए और वहां पे भी वो उन्होंने जिस तरह से जापानीज लोगों की मदद की थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, उससे वो प्रभावित होकर फिर जो भी जापान के पंतप्रधान थे जनरल हिदेकी तोजो, उन्होंने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनको सहयोग करने का आश्वासन दिया। उतना ही नहीं तो नेताजी का भाषण जापान की संसद जिसको डाइट कहते हैं वहां पे उनका भाषण हुआ, उसकी तस्वीर यहाँ पे है कि बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जापान की संसद को वो संबोधित कर रहे हैं। और 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर से आजाद हिंद सरकार की स्थापना, सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उन्होंने कुछ चलन भी उस समय तैयार किया था। वे खुद उस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री भी बने और इस सरकार को, आजाद हिंद सरकार को 9 देशों की मान्यता मिली थी। इतनी बड़ी मात्रा में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रशंसा और सराहना हो रही थी पूरे विश्व में और जिस तरह से पूरे विश्व का माहौल भारत की ओर लाया जाए और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भारत में ना रहते हुए भारत के बाहर रहकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्य करने का बहुत बड़ा काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय किया था। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौजा ने जापानी सेना का सहयोग करते हुए भारत पर आक्रमण किया था और अपने फौज के प्रेरित होते हुए नेताजी ने चलो दिल्ली ये नारा लगाया था जापान में। और वहां से लेकर फिर आपको बताया उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए, जिसमें से सबसे अच्छा और बड़ा संदेश अगर उन्होंने कौन सा दिया था तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह एक बहुत बड़ी
उद्घोषणा उन्होंने की थी कि आप मेरे साथ आइए, हम लड़कर हम आजादी हासिल करेंगे। ऐसे जहान विचार उनके थे। लेकिन उस समय भारत में क्या प्रसंग चल रहा था ये आप सभी को तो पता ही है। और इतना ही नहीं तो जापान ने 40,000 सैन्य उनको दिया था और जर्मनी ने 4,000। ऐसे सारा सैन्य का फौज लेके हुए जब सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप पे उन्होंने वो लड़ाई की और वो जीता और वहां पे हिंदू के अनुशासन की स्थापना की, तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसके नाम उन्होंने बदल दिए और उनको शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप ऐसा नाम दिया। लेकिन दोनों फौजों ने फिर आगे जाकर इफाल और कोहिम पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज का सत्ता बड़ी थी, उनके दोनों की फौज, अंग्रेज की फौज बड़ी थी, इसलिए वो उन दोनों को पीछे हटना पड़ा। जापानी और भारतीय सैन्य जो आजाद हिंद सैन्य के फौज थे उनको पीछे हटना पड़ा था उसके बाद। लेकिन उन्होंने अंडमान और निकोबार जो द्वीप है वो जीत लिया था और उसका नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र ने बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप ऐसा रखा था। उसी समय 6 जुलाई 1944 के में आजाद हिंद रेडियो पर अनेक भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने के कारण भी बताए थे। उस समय रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम था जिसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में आजादी की एक लहर वो छा रहे थे। और जिस तरह से आज भी मीडिया का उपयोग करते हुए कुछ लोग आजादी की लहर छा जाते हैं, उसी तरह से उस समय मीडिया का प्रयोग करते हुए आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने विचार उस रेडियो के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाते थे। और जापान से सहायता लेने के कारण उन्होंने बताया, आजाद हिंद फौज क्यों स्थापन की उसका उद्देश्य उन्होंने बताया। और इस भाषण के दौरान नेताजी हमेशा गांधी जी को राष्ट्रपिता ही कहते थे और गांधी जी नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी ही इस नाम से पुकारते थे। दादा माइक बंद कर, माइक बंद कर। उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि 1944 के बाद 1945 माइक बंद कर, बागलकोटी। 1945 में आप सबको पता है कि एक बहुत अत्यंत दुर्दैवी ऐसी घटना घटी। अब ये घटना के ऊपर बहुत सारे विवाद है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार होने के बाद नेताजी को एक नया रास्ता ढूंढना जरूरी था, इसलिए वो रूस की सहायता मांगने के लिए वो निकल पड़े थे। 18 अगस्त 1945 में नेताजी के हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ वो जा रहे थे। उसी सफर के दौरान वो लापता हो गए और उस दिन के बाद नेताजी किसी को नजर नहीं आए। और 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सोगत में नेताजी एक बड़े विमान से जा रहे थे और 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी उसमें गंभीर रूप से जल गए थे और उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल में लाया गया था और वहां पे उनका निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया था। उसी का परिणाम सितंबर 1945 में उनकी अस्थियां संचित करते हुए जापान की राजधानी टोक्यो के रोंकीज मंदिर में उनको रखा गया था। आप जो फोटो देख रहे हैं वो वहां का जापान का ही है। वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की अस्थियां वहां पे रखी है। जापान ने कहा भी था कि हम आपको अस्थियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देंगे, लेकिन डीएनए टेस्ट आप नहीं करेंगे तो ही हम अस्थियां आपको देंगे। ये बहुत बड़ा विवाद का विषय है, वो उस ओर हम नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में तोहिको के अस्पताल में रात्रि 21 बजे हुई है, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है, जिसको हम मानक मानते हैं कि भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार। तो ये थोड़ा सा विवाद का विषय है। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने सचमुच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दुर्घटना हुई थी या नहीं हुई थी, इसलिए 2 समिति स्थापन की थी 1956 में और 1977 में। 2 बार एक आयोग नियुक्त किया गया था। वो वहां पे जाके उन्होंने देखा तो उनको वही मिला कि नेताजी का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। लेकिन फिर ये विषय चलता ही रहा, कोई ना कोई
किसी न किसी रूप में कहता ही रहा कि सुभाष जी को हमने देखा, सुभाष जी को हमने देखा, सुभाष जी को हमने देखा है। तो 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया और 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया गया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त तो हुआ ही नहीं। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में हुई, ऐसा कोई भी सबूत हमें नहीं मिला है। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग का रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया। उस समय की सरकार कौन थी, ये आप देख लीजिएगा। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरीय रहस्य बन गया है, जिसका उत्तरीय ढूंढने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय स्वतंत्र संग्राम में बहुत बड़ा योगदान इस महान व्यक्ति ने किया है और आजाद हिंद सेना का यह पूरा के पूरा इतिहास आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजाद हिंद सेना ने भारत के स्वतंत्रता के लिए जो भी कार्य किए हैं उनको जानना ये तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने स्वतंत्रता के उपरांत देश के जो भी क्रांतिकारक थे उनका सम्मेलन आयोजित किया था और उस सम्मेलन के अध्यक्षता के स्थान पर नेताजी का तैलचित्र को नेताजी का तैलचित्र वहां पे रखा गया था और सभी क्रांतिकारों ने एक अद्भुत सलामी इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को दी थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी लापता हुए, लेकिन क्या हुआ ये तो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आज आजाद हिंद सरकार को 75 वर्ष पूर्ण होने के इतिहास में पहली बार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था 75 बाद 2018 में, और 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी, इसके आगे ऐसा घोषित कर दिया। और कल की बात आप सबको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को ही ऐलान किया था कि दिल्ली के स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी की प्रतिमा की तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने यह बात बताई थी और उन्होंने कहा था भी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा तैयार नहीं हो गई है, तब तक हम उनका होलोग्राम की प्रतिमा वहां पे स्थापित करेंगे। और कल शाम 6 बजे पूरे देश ने, पूरे विश्व में देखा भी कि होलोग्राम की प्रतिमा, 3D प्रतिमा किस तरह से इंडिया गेट के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे उनका बहुत बड़ा सम्मान किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यह प्रतिमा उस छतरी में लगाई गई है जहां पे पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई गई थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है, वो 1968 में हटा दी गई थी और तब से यह छतरी खाली थी। अब प्रश्न आता है कि जॉर्ज पंचम कौन है। मैं आपको एक ही घटना बताता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है समय भी खत्म हो गया है। जॉर्ज पंचम वो व्यक्ति है, वो गवर्नर है, वो प्रमुख नेता है जो पहली बार 1910 या 1920 में वो भारत में पहली बार आए थे। कलकत्ता के मार्ग से वो आए थे और जहां पे उनका भव्य स्वागत भारतीयों के द्वारा किया गया था, जॉर्ज पंचम जी का। और उस स्वागत में सबसे प्रमुख भूमिका एक व्यक्ति की थी जिन्होंने उस स्वागत के समय एक गीत गाया था। आप सबको पता होगा वो गीत, वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। वो गीत था जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जो गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार गाया था और वो जॉर्ज पंचम जी के स्वागत के ऊपर वो गीत गाया था। बाद में उस गीत को हम राष्ट्रगीत के रूप में हम आ गए थे, लेकिन वो पहली बार जॉर्ज पंचम के लिए गाया था। और जॉर्ज पंचम जी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, और वो जो पूरा इतिहास है वो आपको फिर से एक बार इतिहास के पन्नों में जाना होगा। और वो सुनहरा इतिहास, सच्चा इतिहास, जो ज्वलंत इतिहास जिसको हम कहते हैं, वो आपको एक बार फिर से दोहराना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इन जैसे बहुत ऐसे महान व्यक्ति थे। एक व्यक्ति ने नहीं तो सारे समूह ने मिलकर हमारे भारत देश को स्वतंत्रता लाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया था। उनके कुछ पुस्तक है, एक अपूर्ण उनकी आत्मकथा है,
एन इंडियन पिलग्रिम नाम की उनकी एक पुस्तक है, और भारत का संघर्ष, द इंडियन स्ट्रगल, ये उनकी ये 2 पुस्तिका सुभाष जी की है। और ये पूरे की पूरी 12 पुस्तिकाओं का खंड है जो आज प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार की ओर से। संपूर्ण वाङ्मय नेताजी, इनके ऊपर ये पूरी की पूरी सारा 12 के 12 खंड उपस्थित है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2013 में उनकी लड़की ने एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड जर्मनी ये नाम की पुस्तिका भी लिखी है। तो ये कुछ संदर्भ है। विषय बहुत बड़ा है, जितना हम कहेंगे, जितना हम ढूंढेंगे, जितना हम जानेंगे, उतना हम उससे प्रेरित हो जाएंगे। और आजादी के इस अमृत महोत्सव में सचमुच आजादी किन लोगों के द्वारा हमें मिली है, इसका हम जानकारी अगर प्राप्त करेंगे तो एक हमें भी एक आनंद, एक खुशी मिलती है कि अरे इतने महान व्यक्तियों के द्वारा हमें ये आजादी मिली है। तब हम सोचेंगे कि मैं जब रास्ते पे चल रहा हूँ, ये रास्ता किसका है, मुझे सिग्नल क्रॉस करना है या सिग्नल को सामने रखे हुए उसका सम्मान करना है। मैं जब एक पर्ची कागज रास्ते में डालता हूँ तो ये देश किसका है, मैं इस देश का एक स्वतंत्र सेनानी हूँ। आज भी जरूरत है सुभाष चंद्र बोस जैसे एक व्यक्तित्व की जो चला पाएंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं तो हमें भी एक बहुत खुशी मिलती है कि यस, कि इन जैसे आजादों की वजह से, इन जैसे स्वतंत्र सेनानी की वजह से हमारे देश को आजादी मिली है। ठीक नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के अगर ऊपर कहना है और आदर्श कॉलेज में अगर कहना है तो मुझे लगता है कि यही एक बूस्टर डोज हो सकता है एक पूरे पुणे के लिए, कि एक कुछ ना कुछ हम कर पाए। हम भारत के आजादी के अभी जैसे कि कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पहले 24 जनवरी से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, लेकिन अब 23 जनवरी से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यह इस महान व्यक्ति की प्रतिमा को एक सलामी है। और ये हर एक व्यक्ति ने, हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन कार्य के बारे में जाने, समझे और उसका अंगीकृत करे। थैंक यू। ओके, सुरेंद्र जी धन्यवाद। पराक्रम दिवस के अवसर पर भारत के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्य का परिचय आपने सब हमें हमारे शिक्षक और विद्यार्थियों को करवाया, इसलिए महाविद्यालय की ओर से मैं बात कहता हूँ। भारत स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान एक योद्धा के नाते से भी कुछ अलग था, और उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग तो जरूर चुनाया, लेकिन उसके अलावा तत्कालीन राजनीतिक माहौल में उनका क्या योगदान था, इसकी दिलचस्प जानकारी अपने सभी को दी। इसलिए फिर एक बार महाविद्यालय की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का समारोह हम हमारे राष्ट्रगान से करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।